नाजरीन, ये दिन है 13 जनवरी 2006 का। अर्जेंटीना के बैंक रियो में 3 हथियार बंद डाकू दाखिल होते हैं और 30 से ज्यादा लोगों को यरगमाल बनाकर बैंक में लूटमार शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर गुजरने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है। शुरू में पुलिस को ये एक रूटीन की बैंक रोबरी लगती है और पुलिस काफी पुरुम्मीद होती है कि कुछ ही देर में ये डाकू सरेंडर कर देंगे और पुलिस इनको पकड़ने में कामयाब हो जाएगी। 15 मिनट गुजरने के बाद एक डाकू बैंक से बाहर आता है और भागने की कोशिश करता है, पर बैंक के बाहर पुलिस की इतनी भारी नफरी देखकर वो डर कर वापस बैंक में दाखिल हो जाता है। डाकू को अब ये यकीन हो जाता है कि वो पकड़े जा चुके हैं और उनके पास भागने का कोई रास्ता मौजूद नहीं। डाकू पुलिस से ये डिमांड करते हैं कि वो सरेंडर करने को तैयार है, पर उससे पहले वो पिज्जा खाना चाहते हैं। पुलिस उनकी ये बेवकूफाना ख्वाहिश मानने को तैयार हो जाती है और घंटे बाद जब पिज्जा मंगवाए जाते हैं और पुलिस डाकुओं से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो अंदर से जवाब नहीं आता। कुछ टाइम गुजरने के बाद पुलिस बैंक में राइड करने का फैसला करती है। जब पुलिस बैंक में इंटर होती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि बैंक में कोई डाकू मौजूद ही नहीं। बैंक में मौजूद सारे लॉकर्स और वॉलेट का सफाया कर दिया जाता है, पर बैंक में डाकू का कोई नामो निशान मौजूद नहीं और बस यही से कहानी शुरू हो जाती है। अर्जेंटीना की सबसे बड़ी बैंक रोबरी, जिसमें $20 बिलियन से ज्यादा की करेंसी और ज्वेलरी लूट ली जाती है और डाकू बैंक लूटने के बाद वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। डाकू ने ये काम कैसे सरअंजाम दिया और बैंक लूटने के बाद वो कैसे वहां से फरार हुए और क्यों इस रोबरी को एक मास्टरपीस कहा जाता है, ये सब जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, अर्जेंटीना की इस बैंक रोबरी को प्लान करने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा और इसे 4 लोगों की मदद से सरअंजाम दिया गया। पहले नंबर पर इस रोबरी का मास्टरमाइंड और टीम का लीडर आर्गोड, दूसरा टीम मेंबर और इस रोबरी का ऑपरेशन इंजीनियर बोस्टर 30। इस रोबरी में 2 और किरदार भी शामिल थे, लेकिन इन किरदारों की आइडेंटिटी पुलिस ने अब तक रिवील नहीं की। ये कहानी शुरू होती है रोबरी से 1.5 साल पहले। जो फ्रेंडेड अपने साइकेट्रिस्ट को बताता है कि वो बैंक लूटना चाहता है। साइकेट्रिस्ट इसकी ये बात ये सोचकर नजरअंदाज कर देता है कि फ्रेंडो शायद ड्रग्स के नशे में है। साइकेट्रिस्ट उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। इसके जवाब में फ्रेंडो कहता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और बैंक रोबरी से एक मास्टरपीस क्रिएट करना चाहता हूँ। अगले कुछ माह तक फ्रेंडो अपने टारगेट को तलाश करता रहा और अक्सर बेनोस आयर्स की सड़कों पर घूमा करता था ताकि वो कोई ऐसा बैंक तलाश करे जिसमें काफी पैसा भी मौजूद हो और उसे लूटना भी आसान हो। और आखिरकार वो एक ऐसी ही बैंक को ढूंढने में कामयाब हो जाता है जो शहर के सबसे पोश इलाके में मौजूद होता है और इसमें 100 से ज्यादा लॉकर्स भी मौजूद होते हैं। बैंक को टारगेट करने के बाद वो उसको लूटने का प्लान बनाना शुरू कर देता है। फ्रेनेंडो जानता था कि अगर वो बैंक में असलहे के साथ दाखिल होता है तो वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, क्योंकि इतने थोड़े टाइम में वो लॉकर्स और वॉलेट्स का सफाया नहीं कर सकता। फिर वो बैंक के अंडरग्राउंड एक टनल बनाने का सोचता है। वो प्लान करता है कि एक ऐसी टनल बनाई जाए जो वॉलेट के नीचे जाकर खुलती हो और वो रात की किसी पहर दाखिल होकर उसका सफाया कर सके। अभी वो ये प्लान कर ही रहा होता है कि एक दिन वो बैंक के सामने वाले रोड पर एक गटर का ढक्कन खुला हुआ देखता है। बारीकी से जायजा लेने पर उसे पता चलता है कि 20 फीट चौड़ी ये सीवरेज लाइन बैंक के नीचे से गुजर जाती है। वो एक दिन इस सीवरेज लाइन में दाखिल होकर उसका मुकम्मल जायजा लेता है। इस सीवरेज लाइन पर हर 10 मीटर के बाद एक ओपनिंग थी और ये सीवरेज लाइन बैंक के बिल्कुल नीचे से गुजर जाती थी। उसे बस एक टनल खोदना थी, एक ऐसी टनल जो सीवरेज लाइन को बैंक से मिला सके। लेकिन वो ये काम अकेले नहीं कर सकता था और इस काम को सरअंजाम देने के लिए उसने अपने दोस्त सेबस्टन से राब्ता किया। सेबस्टन, जिसे इंजीनियर भी कहा जाता था, ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स में काफी माहिर था। फ्रेनेंडो अपने दोस्त से सारा आइडिया शेयर करता है और सेबस्टन इस पर आमादगी जाहिर कर देता है। अब इन दोनों को मिलकर ये टनल बनाना थी और इसके लिए उनको कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थी जो बिना आवाज के ये काम कर सके। उन दोनों के पास इन मशीन्स को खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं थे। यहाँ पर फ्रेनेंडो की मुलाकात एक डॉक्टर नामी कैरेक्टर से करवाई जाती है। डॉक्टर जो कि आगे चलकर इस रॉबरी का कोऑर्डिनेटर भी बना, पर इसकी ट्रू आइडेंटिटी कभी पुलिस ने रिवील नहीं की। डॉक्टर ने कहा कि वो खुद तो कोई माली मदद नहीं कर सकता, पर वो एक ऐसे शख्स को जरूर जानता है जो इस रॉबरी में आप लोगों की मदद कर सकता है। और यूं B2 इस टीम का तीसरा मेंबर बना। B2 ने इस रॉबरी के लिए फाइनेंस किया
और उन पैसों से फ्रेनेंडो और सेबस्टियन ने टनल खोदने के लिए मशीनरी खरीदी। इनको फिर साइज के लिए बैंक के ब्लूप्रिंट्स दरकार थे और ये ब्लूप्रिंट्स भी बीटू ने एक ऑफिसर से चोरी करके ला कर दिए। उनको एक डायगोनल टनल बनाना थी, बिल्कुल ऐसी ही टनल जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। शुरू में उनका प्लान था कि ये रात के वक्त वॉलेट में दाखिल होंगे और सारा माल लूट कर गायब हो जाएंगे। जब उन्होंने बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम का जायजा लिया तो उन्हें पता चला कि बैंक में थर्मल डिटेक्टर्स और मोशन सेंसर्स मौजूद हैं और अगर ये किसी सूरत बैंक में दाखिल भी हो गए तो सिक्योरिटी सिस्टम फौरन अलर्ट हो जाएगा और कुछ ही देर में ये पकड़े जाएंगे। यहाँ फ्रेनेंडो के जहन में एक और प्लान ने जन्म लिया। उसने अपने दोनों प्लान्स को मिक्सअप किया। उसके मुताबिक उन 4 में से 3 लोग सुबह के वक्त गन्स के साथ बैंक में एंटर होंगे और बैंक के अमले को यरगमाल बनाकर तसल्ली से सब कुछ खाली करेंगे और फिर आसानी से उस टनल से भाग जाएंगे और उनका चौथा साथी टनल में उनका इंतजार करेगा। आखिरकार 1 साल की मेहनत और प्लानिंग के बाद उन्होंने अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया। 13 जनवरी की सुबह 11 बजे पेटू और लुइक्स बैंक में एंटर होते हैं और वहाँ मौजूद 30 से ज्यादा लोगों को यरगमाल बना लेते हैं। ये लोग चाहते थे कि पुलिस वहाँ पहुँच जाए। पुलिस के पहुँचने के बाद उनमें से एक बंदा जानबूझकर बाहर आता है ताकि पुलिस को लगे कि ये भागने की कोशिश करने लगे थे मगर पकड़े जा चुके हैं। फ्रेनेंडो चाहता था कि पुलिस यही उलझी रहे और उनके जहन में टनल से भागने का ख्याल भी न आए। 1 घंटा गुजरने के बाद फ्रेनेंडो ने एक होस्टेज के हाथ ये पैगाम पहुंचाया कि हम लोग सरेंडर करने को तैयार हैं, मगर हम जेल जाने से पहले पिज्जा खाना चाहते हैं। पिज्जा ऑर्डर करना भी उनकी एक चाल थी। उस टाइम के दौरान उन्होंने वॉलेट का लॉक तोड़ा और उसमें मौजूद पैसा बैग्स में भरना शुरू किया। उस बैंक में 100 से ज्यादा लॉकर्स भी मौजूद थे। फ्रेनेंडो जानता था कि उन लॉकर्स को मैन्युअली नहीं खोला जा सकता। इस काम के लिए उन्होंने एक मशीन बनाई और इस मशीन से लॉकर का ताला 7 सेकंड में खुल जाता था। यूं उस 2 घंटों में उन्होंने बैंक का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया और फिर उस टनल से भागने में कामयाब भी हो गए। चोरी का सारा सामान लेकर वो टनल के रास्ते 200 मीटर दूर चले गए जहां पर उनका 5वां साथी उनका इंतजार कर रहा था। उस वैन की फ्लोर में एक सुराख बनाया गया था ताकि ये लोग किसी की नजरों में आए बगैर वैन में दाखिल हो सके। 2 घंटे बाद पुलिस बैंक में एंटर हुई तो चोरों का कोई नामो निशान भी मौजूद नहीं था। सब लोग हैरान थे कि चोर गए तो गए कहां। वॉलेट की दीवार के साथ लगी जब एक कैबिनेट को हटाया गया तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गई। दीवार में एक सुराख मौजूद था और उसके नीचे एक टनल जो सीधा नीचे सीवरेज लाइन तक जाती थी। ये चारों बैंक लूट कर फरार हो चुके थे और लूट की रकम भी आपस में बांट ली गई और उन्होंने आपस में ये फैसला किया कि ये लोग कभी न एक दूसरे से मिलेंगे और न ही कभी कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ महीने गुजरने के बाद जब बीटू की वाइफ को इस रॉबरी के बारे में पता चला तो उसने अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। बीटू ने गुस्से में आकर उसे इनकार कर दिया और उसकी वाइफ ने पुलिस को इस सारी रॉबरी के बारे में आगाह कर दिया। ये लोग कभी भी पकड़े ना जाते अगर बीटू की वाइफ जेलसी में आकर पुलिस को इन्फॉर्म ना करती। बीटू की गिरफ्तारी के बाद बाकी के 3 लोगों को भी ट्रैक कर लिया गया और वो सब के सब गिरफ्तार हो गए। मुकदमा चला पर लूट की रकम कभी बरामद ना हो सकी। इस बैंक रॉबरी पर बहुत सी मूवीज भी बनाई गई है। अगर आप चाहें तो उन मूवीज को इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अर्जेंटीना की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।